आज हम भारत के 2 शहरों दिल्ली और अहमदाबाद में जो घर मुस्मार किए जा रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया की भी और ज़मीनी रिपोर्ट्स भी, उनकी बुनियाद पर ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, हम देखेंगे कि सरकारी तौर पर क्या कहा जा रहा है, मीडिया क्या दिखा रहा है, और सबसे अहम वो लोग जो बराह रास्त मुतासिर हुए हैं उन पर क्या गुजर रही है। मकसद ये है कि सूरत हाल को ठीक से समझा जा सके। अच्छा, तो शुरुआत अहमदाबाद से करते हैं, गुजरात से। वहां चंडोला तालाब के पास सुनने में आया है कि कोई 8,000 के करीब घर गिरा दिए गए हैं। जी हाँ, तादाद बहुत बड़ी है और अंदाजा है कि इससे तकरीबन 3 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। 3 लाख, ये तो बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। अब देखें, सरकारी मौक़िफ़ और कई बड़े मीडिया चैनल्स जैसे आज तक, इंडिया टीवी, उनकी रिपोर्ट्स में इन लोगों को गैर कानूनी बांग्लादेशी तारकीन वतन कहा गया। अच्छा जी, और ख़ास तौर पर पहलगाम हमले के बाद तो उन्हें कौमी सलामती के लिए ख़तरा भी करार दिया गया। मीडिया ने इस इलाके को मिनी बांग्लादेश कहना शुरू कर दिया। ओह, मिनी बांग्लादेश। जी, ताकि वो तासुर पक्का हो जाए कि ये बाहर के लोग हैं। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्योंकि जो मुतासरीन हैं और कुछ सहाफ़ी भी, जैसे मीर फैसल की रिपोर्टिंग है, वो तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनका कहना है कि वो तो कई दहाइयों से वहाँ आबाद हैं और वो हिंदुस्तानी शहरी हैं, यूपी, बिहार, मगरबी बंगाल या खुद गुजरात के ही रहने वाले हैं। वो ये सवाल भी उठा रहे हैं जो काफी मंतकी है कि अगर वो बांग्लादेशी थे भी तो इतने हजारों लोग सरहद पार करके सीधा अहमदाबाद कैसे पहुंच गए, ये बात समझ नहीं आती। जी, ये एक अहम सवाल है और यहीं पर एक और सहाफ़ी सुहेल कुरैशी की बात भी काबिल गौर है। उनका कहना है कि वहाँ एक तरक्याती मंसूबा तो था ही, अच्छा, लेकिन पहलगाम हमले को एक तरह से बहाना बनाया गया फौरी कार्रवाई के लिए। ये उनका दावा है। लेकिन उनमें से 600 से ज्यादा लोग जब उन्होंने अपने कागजात दिखाए तो उन्हें छोड़ दिया गया। ओह, तो 600 से ज्यादा लोग रिहा हो गए। जी, लेकिन ये खबर मीडिया में ज्यादा नहीं आई, ये भी एक पहलू है। और सबसे ज्यादा जो तशवीशनाक बात लग रही है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की बात है कि भाई मसमारी से पहले नोटिस देना होता है, मुतबादिल जगह, मुआवजा, इन सब का क्या हुआ? देखिए, मुतासिरीन तो यही कह रहे हैं कि इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। एक बुजुर्ग खातून है जरीना बेबी, एक रिक्शा ड्राइवर हैं शाहनवाज, वो बता रहे हैं कि अब वो मलबे पर बैठे हैं, सब कुछ खत्म हो गया, रोजी रोटी भी गई। ये तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। जी, ये बुनियादी इंसानी हुकूक और कानूनी अमल पर बहुत संजीदा सवाल उठाती है। अब जरा दिल्ली का भी जिक्र कर लें। वहां भी सुना है जामिया नगर के इलाके में बटला हाउस, अबुल फजल, मुरादी रोड, यहाँ नोटिस दिए गए हैं घरों और दुकानों को। जी हाँ, दिल्ली में वजह ये बताई जा रही है कि ये जो तामीरात हैं, ये यूपी हुकूमत की आबपाशी की ज़मीन पर हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन। अच्छा, यूपी हुकूमत की जमीन दिल्ली में? जी, ऐसा बताया जा रहा है और लोगों को 15 दिन का नोटिस दिया है कि जगह खाली करें। 15 दिन? उस पर वहां के लोगों का क्या कहना है? मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा, एक बुजुर्ग खातून कह रही थी कि वो तो 60 साल से वहां रह रही हैं। जी, यही तो वो कह रही हैं। उनका सवाल है कि अगर ये सरकारी ज़मीन थी, कब्जा गलत था, तो 60 साल तक कोई क्यों नहीं आया? अब अचानक ये सब क्यों हो रहा है? ये सवाल तो बनता है। तो अगर हम दोनों शहरों को देखें, अहमदाबाद और दिल्ली, कुछ चीजें मुश्तरक नजर आती हैं। जैसे कि एक तो ये कि कार्रवाइयां ज्यादातर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में हो रही हैं। दूसरा, लोगों पर बांग्लादेशी या नाजायज काबिज का लेबल लगाया जा रहा है। सही। और तीसरा, दोनों जगह ये इल्जामात हैं कि कानूनी तकाजे यानी मुनासिब नोटिस, मुतबादला इंतजामात वो पूरे नहीं किए गए। हाँ, और एक बात ये भी आई थी कि अहमदाबाद में जो मुतासरीन हैं उनमें से कई यूपी, बिहार या मगरबी बंगाल के बताए जाते हैं, लेकिन उन रियासतों की हुकूमतों ने भी कोई खास आवाज नहीं उठाई अपने लोगों के लिए। जी, ये भी एक अहम नुक्ता है। तो मजमूई तौर पर देखें, ये सूरत हाल बहुत पेचीदा है। एक तरफ तरक्की की ज़रूरतें हैं, ज़मीन का इस्तेमाल है, दूसरी तरफ शहरियों के हुकूक हैं, कानूनी अमल है। और फिर कौमी सलामती की बात भी शामिल कर दी जाती है। बिल्कुल।
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں شہری ترقی یا قانون نافذ کرنے کے نام پر کسی خاص طبقے کو ڈسپروپورشنیٹلی یعنی غیر متناسب طور پر نشانہ تو نہیں بنایا جا رہا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے، اور یہ ہمیں اس بنیادی سوال پر واپس لاتا ہے کہ ریاست، حکومتیں کس طرح ترقیاتی منصوبوں اور اپنے شہریوں کے، خاص طور پر جو دہائیوں سے کہیں آباد ہیں، ان کے بنیادی حقوق کے درمیان ایک صحیح توازن قائم کر سکتی ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کا جواب تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔